हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही एक और पार्ट का डिस्कशन करूंगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा है कि अब से हम लोगों के डिस्कशन में मेरा ये कोशिश रहेगा कि मेरे जेपीएससी तैयारी के दौरान जिन टॉपिक का नोट्स बनाने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, उन सब के बारे में मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी से कुछ ना कुछ डिस्कशन करूं, ताकि अगर वो टॉपिक आपको भी टफ लगता हो तो आप उसका नोट्स इसके आधार पर और अपने अलग अलग जो एस्टेब्लिश्ड बुक्स हैं, सोर्सेस है, उसके आधार पर आप उन टॉपिक का नोट्स बना पाए। इसी सीक्वेंस में आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑथरशिप यानी लेखकत्व जो एक सब टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक ऑथरशिप की बात है तो ऑथरशिप का अर्थ होता है लेखन कार्य। वहीं अगर हम लोग डिक्शनरी में बात करें तो डिक्शनरी के देखने से हम लोग देखते हैं कि ऑथरशिप का अर्थ होता है उस पर्सन की पहचान करना जिसने कुछ लिखा है। दरअसल जब कोई जर्नल में कुछ प्रकाशित होता हो, चाहे वो साहित्य के रिगार्डिंग हो या फिलोसफी का कोई प्रिंसिपल हो या साइंस का कोई प्रिंसिपल हो, तो उसमें जिन्होंने उस सिद्धांत या उस बात को रखा है उसके पक्ष में जो एविडेंस होता है उसके आधार पर ही उसको ऑथरशिप का क्रेडिट मिलता है। तो ऑथरशिप का डिक्शनरी में यह भी अर्थ होता है। वहीं अगर लेखन कार्य का देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेखन कार्य के प्रमाण तो हमें मिले हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसे हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। हालांकि अभी कुछ महीनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यक्ति को कुछ पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड कर लिया गया है, परंतु अभी तक यह बात प्रामाणिक तौर पर हम नहीं मान सकते। अगर हम लोग जेपीएससी सिलेबस की बात करें तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ऑथरशिप या लेखन कार्य है, इस पर हम लोग कुछ इस ढंग से डिस्कस करते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो। अगर फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेखन कार्य देखें तो उसके बारे में हम लोग पहले तो यह जानते ही हैं कि लेखन कार्य के प्रमाण तो वहाँ मौजूद है, परंतु उसके डिकोड ना हो पाने के कारण उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि का बात करें तो इस लिपि की जो अगर कुछ विशेषताएं देखें तो हम सभी जानते हैं कि वो जो लिपि रही वो भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यानी इसमें जो है बहुत सारे जो है वो चित्र अंकित मिले हैं विभिन्न उसके मोहरों में, वहाँ पे टेराकोटा की पट्टियों में, वहाँ के जो धातु के बहुत सारे अब खिलौने हो या फिर पट्टियों में, इनसे हमको वहाँ की लिपि की जानकारी मिलती है। अगर देखा जाए तो यह लिपि जो लिखी गई है वो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं ऐसे करके कंटिन्यू लिखे हुए हमें मिले हैं, यानी कि इस शैली को बुस्ट्रोफेडस शैली भी कहते हैं। वहीं अगर इस लिपि की बात करें तो लिपि जो पाई गई है वो बहुत ही छोटे आकार में मिला है। मतलब लिपि के जो स्क्रिप्ट हैं, जो शब्द हैं, वो काफ़ी छोटे मिले हैं जो अंकन है। ज़्यादातर ये लिपि का औसतन जो है वो 5 ही चिन्ह मिले हैं हमें औसतन, और जो सबसे बड़ा अभी तक टेराकोटा मिला है या फिर जो प्रमाण मिले हैं लिखे रहने का सिंधु लिपि का, तो वह 26 चिन्ह का है। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये चित्रात्मक लिपि रही है, इस लिपि का जो प्रत्येक चिन्ह है वो किसी खास वस्तु या किसी खास चिन्ह को दर्शाता है। मतलब ये लिपि कुछ ना कुछ चीज़ को दर्शाता है। ये इस लिपि की अगर विशेषता के तौर पे देखें तो हम लोग इसको ऐसे सजा के लिख सकते हैं।
वहीं अगर देखें इस लिपि के जो आवश्यकता है लिपि को पढ़े जाने का, वो तो हम सभी जानते हैं कि काफ़ी आवश्यक है। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी का और ही बहुत बड़े पैमाने पे बहुत कुछ उस सभ्यता का खुलासा हो सकता है। इसीलिए अगर लिपि को समझने की आवश्यकता को देखें तो हम लोग किसी भी लिपि को समझने की आवश्यकता को इस ढंग से देख सकते हैं कि लिपि को समझने से वहाँ की जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो जीवन स्तर रहा है उसके बारे में और भी बहुत कुछ हमें जानकारी मिल सकती है। इसलिए इस लिपि का समझा जाना बहुत ही आवश्यक है। वहीं अगर बात करें तो इस लिपि को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इससे वहाँ की भाषा को भी हम लोग जान सकते हैं कि वहाँ की भाषा क्या थी, क्योंकि वहाँ की भाषा को लेके काफ़ी मतभेद है। कोई उसे द्रविड़ भाषा का रूप मानते हैं तो कुछ विद्वान उसे सांस्कृतिक भाषा के संस्कृत भाषा से रिलेट करते हैं, तो इसके बारे में भी प्रामाणिकता सिद्ध हो पाएगी। वहीं अगर देखें, अगर ये लिपि हम लोग जान जाएं तो इससे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय यानी हड़प्पा सभ्यता और उसकी बाद की सभ्यताओं में क्या समानता रहा, क्या लिंक रहा, यह भी हम लोग उसे स्थापित कर पाएंगे। वहीं अगर देखें तो इस लिपि को समझ जाने से हम यह भी जान सकते हैं कि जो प्राचीन भारत है वहाँ से जो भाषागत विकास शुरू हुआ, जो धीरे धीरे होते हुए देवनागरी लिपि तक आया, तो उसका भी लिंक हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से यह लिपि को समझने की आवश्यकता को हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। वहीं अगर लिपि को लेकर विवाद पर देखें तो लिपि को लेकर विद्वानों में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, तो इसमें विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो स्क्रिप्ट था ये द्रविड़ भाषा से आया है, क्योंकि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में बहुत ही जगह, जैसा मैंने बताया कि ये चित्र लिपि था, तो बहुत जगह मछली के चित्र मिले हैं। और मछली का जो चित्र है इसे द्रविड़ भाषा में इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो हो गया मछली और दूसरा हो गया तारा। तो इस तरह से कुछ विद्वान, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि अस्को परपोला, फिर इरावतन महादेवन, इन लोगों का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था यह द्रविड़ भाषा की लिपि से समानता रखता था। वहीं कुछ विद्वान इसे संस्कृत भाषा से भी जोड़ते हैं और इस लिपि को आर्यन पीरियड से जोड़ते हैं, परंतु यह भी प्रमाणित नहीं है, इसका भी प्रमाण अब तक नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लेखन कार्य है, इस लेखन कार्य में जो हम लोग समझने में जो दिक्कतें आई हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण है इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाना। और इसके अगर हम लोग कारण पद देखें, मतलब इसकी जो हम लोग को समस्याएं आई हैं या फिर जो चुनौतियां हैं इस लिपि को समझने में, उसे भी हम लोग इस ढंग से बनाकर लिख सकते हैं कि इसके जो भी लेख मिले हैं वो अधिकांश लेख काफ़ी छोटे हैं। मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी ये लेख मिले हैं ये या तो मुहरों में मिले हैं, छोटे छोटे जो वर्गाकार आकार के छोटे छोटे मुहरों में मिला है, साथ ही टेराकोटा की पट्टियों में मिले हैं, या फिर कांसे के पट्टियों में, कांसे और धातु के जो पट्टियों में मिले हैं। इसमें अगर देखें तो लेख काफ़ी छोटा है। ज़्यादातर लेख जो हैं वो औसतन जो है वो मैंने जैसे बताया कि 5 या 4 अक्षरों का है, और जो सबसे लंबा है वह 26 चित्रों से बना हुआ है। ये एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, जिससे क्या होता है कि इस लिपि के चिन्हों का रिपीटिशन नहीं है। और जब रिपीटिशन नहीं होगा, मान लीजिए वो बार बार अगर आएंगी, तब हमें किसी भी चीज़ को, किसी वाक्य को हम लोग समझ सकते हैं कि ये चिन्ह 2 बार आया, 3 बार आया, तो इससे क्या समानता हो सकता है, लिंक को हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटिशन ही ना हुआ हो, हर एक चिन्ह नया हो, तो फिर उन वाक्य को, उन चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। तो ये एक इसका मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है यह भी काफ़ी सीमित मात्रा में हुआ है, तो इसके जो अवशेष हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाए गए हैं। साथ ही जो कुछ मिले भी हैं वो भी क्षतिग्रस्त रूप में हैं। बहुत प्राचीन सभ्यता रही है, साथ ही इस सभ्यता का उत्खनन यानी एक्सकेवेशन जो है वो ब्रिटिश पीरियड से हो रहा था, तब टेक्नोलॉजी का भी अभाव था, तो उनको जो उद्गम करने के क्रम में उसमें बहुत ही क्षति पहुंची है। चाहे वो हम लोग मोहरों का बात करें, चाहे टेराकोटा का बात करें, चाहे किसी
बर्तन का बात करें, किसी वहाँ के खिलौनों का, किसी भी तरह का बात करें तो बहुत ही चीज़ें टूट फूट सी गई हैं। ये भी इसका एक मेन चुनौती है। तीसरा अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का कोई भी ऐसा हमें अभी तक अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है या शिलालेख नहीं प्राप्त हुआ है जो कि बाइलिंगुअल हो, ट्राइलिंगुअल हो, यानी एक भाषा से अधिक भाषाओं में लिखा हुआ हो, जिसमें दूसरी भाषा जिसको डिकोड किया जा चुका हो, जिसके आधार पे उसको अनुवाद किया जा सके। जैसे हम लोग अगर प्राचीन मिस्र की लिपि की बात करें, जो कि हियरेटिक लिपि कहा जाता था, जो भी चित्रात्मक लिपि ही थी, उसे भी काफ़ी दिनों तक नहीं पढ़ा जा सका था। लेकिन इजिप्ट में ही एक जगह है रोजेटा, रोजेटा बोल के एक जगह है जहाँ पे एक जो है रोजेटा स्टोन बोला जाता है। उस स्टोन पर 1799 यानी 1799 में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसमें 3 भाषाओं में एक आदेश लिखा हुआ है वहाँ के एक प्राचीन राजा का, जिसमें एक तो हो गया प्राचीन मिस्र की लिपि, दूसरा हो गया एक होता है आपका डेमोटिक लिपि, और तीसरा हो गया प्राचीन यूनानी लिपि। इन तीनों लिपि में वहाँ का शिलालेख लिखा हुआ है। तो डेमोटिक लिपि जो था वो प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि का ही 700 BC आते आते उसको जब डेमोटिक लिपि ने उसका स्थान ले लिया था। यह एक तरह से प्राचीन मिस्र की लिपि का ही एक एडवांस वर्जन था, जिसमें उसको कर्सिव वर्जन बोला जाता है, प्राचीन मिस्र की लिपि का कर्सिव वर्जन। इसमें लिपि में कुछ शब्द आने लगे थे, और बाद में जो है प्राचीन यूनानी लिपि यानी जो ग्रीस की लिपि है उसका भी उस शिलालेख में जिक्र है। यानी वो जो शिलालेख है रोजेटा शिलालेख, उसमें 3 लिपियों का जिक्र है। 3 लिपियों में एक आदेश का अंकन है, प्राचीन मिस्र की लिपि, उसके पश्चात डेमोटिक लिपि जो प्राचीन मिस्र की लिपि का ही एडवांस वर्जन था, बाद में 700 BC आते आते प्राचीन मिस्र की लिपि इसमें कन्वर्ट हो चुकी थी, और तीसरा हो गया प्राचीन यूनानी लिपि। तो प्राचीन यूनानी लिपि चूँकि पढ़ी गई थी और इसका डिकोड हो चुका था यह, इसीलिए इसके आधार पे ही प्राचीन मिस्र की लिपि को जाना जा सका, और इससे प्राचीन मिस्र की सभ्यता को जानने में काफ़ी सहूलियत हुई। इसके पूर्व इस सभ्यता के बारे में भी बहुत कुछ हम लोगों के पास स्पष्ट नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़े जाने में यह भी एक कमी है कि इसका अभी तक कोई भी इस लिपि के समानांतर किसी अन्य लिपि से मिलता जुलता या फिर उसके बाद की लिपि से मिलता जुलता लिपि और इस लिपि का कोई जॉइंट इस टाइप का शिलालेख अभी तक नहीं पाया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑथरशिप या लेखन कार्य है, इसका नोट्स अब मेरे इस वीडियो और इसके आधार पे ही अन्य बुक का सहारा लेके अन्य किसी प्रकार के यूट्यूब के वीडियोस आदि के आधार पर आप इसका अपना अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप यह चिंता ना करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑथरशिप को लेके ही 40 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लेके इतना बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता है कि 40 नंबर का ये क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलकर रहेगा, और उसमें अगर मैंने जितना आपको बताया इसको आप पॉज कर करके सुने और इसके आधार पे अपना नोट्स तैयार कर ले, तो ऑथरशिप पर आपका अच्छा मटेरियल बन जाएगा, जिसका यूज़ करके आप अपना आंसर राइटिंग को इस टॉपिक पर बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।